जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023, जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का ये पार्ट 6 वीडियो है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम 50 से महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, बनारसी में और गोरखपुर में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष से समाप्त की गई थी? 1825 में, 1827 में, 1829 में और 1830 में। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मियो ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड रिपन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नौ प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताने हैं, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित है? संस्कृत में, ब्राह्मी में, ग्रीक में और पाली में। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित है? तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी पाली में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कलाशोक और महापद्नंद। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, महापद्नंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? पशुओं के लक्षणों का ज्ञान रखने वाली अधिकारी, एक पेशेवर ज्योतिषी, मार्च के संकेतों का प्रभारी कर्मचारी और डी है टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडोक के रूप में जाना जाता था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरियन सी के लेखक पैडोक के नाम से जाना जाता है? तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अरिकमेडू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरई और दिल्ली से विजयनगर। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये अपना राजधानी दिल्ली से देवगिरी लाया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद के उत्तराधिकारी का प्रथम खलीफा कौन था? तीनों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेट मोहम्मद, बी है अबू बकर, सी है वालिद और ऑप्शन नंबर डी है हजरत इब्राहिम अली। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, हजरत इब्राहिम अली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अबुल फजल की 1602 में राजकुमार सलीम के भड़काने की पर हत्या की थी? ऑप्शन नंबर ए है मिर्जा गियास बेग, ऑप्शन नंबर बी है बीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन नंबर सी है राजा टोडरमल और ऑप्शन नंबर डी है राजा भगवान दास। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
इनमें से किसने अकबर के कार्यालय इतिहास के लेखक अबुल फजल की 1602 में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या की थी? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वीर सिंह बुंदेला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10, 8, 9, 11। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 8, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मालवा के पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र और दंडकारण्य और मेघालय का पठार। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वायुदाब सबसे कम कब रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन नंबर बी है मध्य एशिया के ठंडी हवा, सी है तापमान की अति एक समानता, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है लोबिया, ढांचा, मूंग और सनई। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो नई सुधारी हुई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त जो फसल है वो लोबिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एतवाल, जया छेत्री और संतोष यादव। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, संतोष यादव, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? और ये खंडित, वृषनुमा और जालीदार। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, वृक्षनुमा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है धौलाधार और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, लद्दाख और पीर पंजाल और मध्य हिमालय और शिवालिक। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है क्षुद्र ग्रह, बी है धूमकेतु, सी है ग्रह और डी है निहारिका। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, निहारिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण और चालन के कारण। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो साफ रात में मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, विकिरण के कारण, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 23वां प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है।
यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक, 2011 तक। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये 2026 तक स्थावर रहेगा, यानी अधिकतम लोकसभा का सीट कितना हो सकता है? तो 550। 2026 के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है। ये जो सीट है ये 1971 के जनगणना के अनुसार ये सीट आवंटित किया गया था प्रत्येक राज्य को। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, केशवानंद भारती विवाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, उप राज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा और प्रशासक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, उसका उल्लेखित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है वो समवर्ती सूची में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर राज्यपाल का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 28वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के द्वारा, जिला सहकारी बैंकों के द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा, राज्य सहकारी बैंक के द्वारा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी भूमि विकास बैंक के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यानी वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तीनों ऑप्शन में से बताइए। यानी एक्स कोई देश है, यदि देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, किस स्थिति में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यानी वह जो देश है उसमें पूंजी निर्माण होता होगा तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास करना और शिक्षा का प्रसार करना। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से लेकर 1956 के बीच में, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर 1961 के बीच, औद्योगिकीकरण करना था, उसका औद्योगिक के क्षेत्र में विकास करना था। 33वां प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो भी कैंडिडेट
ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस सिफारिशों पर लागू किया गया? केलकर समिति, राजा चिलैया समिति, मनमोहन सिंह समिति और यशवंत सिन्हा समिति। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी राजा चिलैया समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? यानी एक ये प्रिज्म है और प्रिज्म से जब एक श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होता है। 7 रंग कौन कौन सा होता है? तो नीचे से ऊपर की तरफ बताते हैं। यानी सबसे नीचे रहता है वो बैगनी, बैजानिया पिनाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 कलर होता है। सबसे नीचे रहता है वो बैगनी रहता है और सबसे ऊपर रहता है वो लाल रहता है। जिसका सबसे अधिक विचलन होता है वो नीचे रहता है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक विचलन कौन दर्शाएगा? तो बैगनी दर्शाएगा और सबसे कम विचलन लाल दर्शाएगा। जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा और जिसका विचलन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉन। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आशा की धातु किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए। यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आशा का धातु किस धातु को कहा जाता है? यूरेनियम को, सीसा को, थोरियम को और प्लूटोनियम को। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यूरेनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट को, फास्फोरिक एसिड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सल्फ्यूरिक एसिड को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी अधिक गति ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा या अधिक यांत्रिक ऊर्जा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कम स्थिति गतिज ऊर्जा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तत्व दिया गया है तो दूसरे तरफ उसका अयस्क दिया गया है। एल्युमिनियम बॉक्साइड, कॉपर सिनेबार, जिंक कैलामाइन और आयरन हेमेटाइट। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, कॉपर सिनेबार, बिल्कुल ही सही जवाब है। आपको जल्दी से कमेंट करना है कि यहाँ पर जो सिनेबार दिया गया है ये किस तत्व का अयस्क है, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर और प्लॉटर। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी जो टच स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल और थायमिन। दोनों ऑप्शन को देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 43 नंबर कि गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि गैसीय स्थिति में पाया जाता है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, एथिलीन, बिल्कुल ही सही जवाब है।
जितने भी प्रश्न कराया जाता है इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो जितने भी सेशन कराया जाता है इस चैनल पर एक भी सेशन आप मिस नहीं कीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन 100% दबाना होगा। जैसे भी कोई वीडियो इस पर अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? वसा का, विटामिन का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव शरीर का जो धीमी वृद्धि होती है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रोटीन के कमी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग को सेशन ये कैसा लग रहा है और कैसे और कितना इसमें सुधार की ज़रूरत है। आप लोग सजेशन ज़रूर दीजिएगा। 45वां प्रश्न है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि जो नदी का प्रवाह होता है इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं क्यूसेक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होती है किस कारण से? चालन के कारण से, संवहन के कारण से, विकिरण के कारण से, अणुओं की गति के कारण से। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो विद्युत केतली होता है उसमें पानी गर्म हो जाता है ये संवहन के कारण से। देखिए जो चालन होता है ये ठोस पदार्थ में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक ये धात्विक एक क्षर है और इसके इस पार्ट पर गर्म किया जाता है तो देखते होंगे इस पार्ट पर भी गर्म हो जाता होगा, तो ये चालन के माध्यम से ये गर्म हो जाता है। और देखिए एक ये केतली है और केतली में पानी भरा हुआ है तो नीचे हम गर्म करते हैं तो इसके ऊपर वाला पार्ट में भी गर्म हो जाता है। तो ये चालन के संवहन के माध्यम से गर्म हो जाता है। और जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है ये विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की, दयानंद सरस्वती की, विवेकानंद की, राधा कृष्णन की। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हिंदू वे ऑफ लाइफ ये किसकी रचना है? तो राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ में, बी है कानपुर में, सी है देवघर में और डी है रांची में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर रांची का नाम कुंभ होता है वहाँ पर लाख अनुसंधान केंद्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? कनाडा, चीन, अमेरिका और रूस। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो चीन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है, ये सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में, बैंकॉक में, रोम में और मनीला में। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मनीला, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर मनीला किस देश की राजधानी है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।